ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैं निर्मल सिंह इंडियन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमने पहले वीडियो में गुप्त वंश का सामान्य परिचय देखा, जिसमें हमने देखा कि गुप्त वंश की उत्पत्ति स्थल कौन सा था, गुप्तों ने कहां से शासन किया था, गुप्त वंश की राजधानी कौन सी थी। फिर हमने देखा कि गुप्तों की जाति को लेकर के अलग अलग विद्वानों का अलग अलग जो है वो मतभेद था। मैं आशा करता हूं कि उस वीडियो को आपने अच्छे से समझा। उसी का दूसरा पार्ट, जिसमें हम क्रम से गुप्त वंश के शासकों को पढ़ेंगे, तो आप जुड़े रहिए और ध्यान से देखिएगा। गुप्त वंश का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। गुप्त काल। गुप्त काल समय हम देख चुके हैं 319-20 से लेकर के और 550 ईस्वी तक। 319-20 से लेकर के 550 ईस्वी तक अगर हम कहें कौन सा समय था, तो वो गुप्त काल जो है वो हमें दिखाई देता है। गुप्त काल के अंदर अब हम क्रम से पढ़ रहे हैं जो यहाँ पे शासक हुए। ये वास्तविक समय है जहाँ से स्वतंत्र रूप से गुप्त वंश के शासकों ने शासन करना शुरू किया था। लेकिन इस समय से पहले गुप्तों की सत्ता चल रही थी और गुप्तों के कुछ शासक इससे पहले हो चुके थे। तो उन्हीं के बारे में जो है हम देखते हैं। पहले शासक हुए। पहले शासक का नाम हमें मिलता है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का समय जो था वो 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक था। 240 से लेकर 280 ईस्वी तक जो गुप्त वंश के पहले शासक थे, उनका नाम हमें जो मिलता है वो हमें श्रीगुप्त मिलता है। श्रीगुप्त के बारे में जो प्रश्न बन सकते हैं, श्रीगुप्त के बारे में प्रश्न बन सकता है कि गुप्त वंश का जनक कौन था। यानी कि गुप्त वंश के अगर हमसे पूछे जाते हैं कि जनक कौन थे, या हमसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का आदि पुरुष, या हमसे पूछा जा सकता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो अगर ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे, गुप्त वंश के जो जनक थे, वो जो है श्रीगुप्त थे। ये प्रश्न पूछा गया था 2015 एसएससी के पेपर में जो है ये प्रश्न पूछा गया था कि गुप्त वंश की संस्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो वहां ऑप्शन में श्रीगुप्त था और ये जो है आंसर हमारा सही निकलेगा कि श्रीगुप्त ने जो है गुप्त वंश की संस्थापना की थी। इस बात का प्रमाण मिलता है, इस बात का जो है वो प्रमाण हमें प्राप्त होता है, और ये प्रमाण हमें प्राप्त होता है प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति वैसे तो समुद्रगुप्त के काल में लिखी गई थी। समुद्रगुप्त के काल में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति को जो लिख रहे थे उस कवि का नाम हमें मिलता है हरिसेन। हरिसेन के द्वारा हम कहें तो संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई, और इसी में लिखा गया था कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे, गुप्त वंश के जो आदि पुरुष थे, या हम कहें गुप्त वंश के जो जनक थे, वो कोई और नहीं बल्कि श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त की अगर और बात करते हैं तो श्रीगुप्त की जो हमें उपाधि मिलती है, जो इन्होंने उपाधि धारण की थी, इनकी उपाधि जो हमें प्राप्त होती है वो उपाधि थी महाराज की उपाधि। यानी कि इन्होंने महाराज की उपाधि जो है वो धारण कर रखी थी।
महाराज की उपाधि धारण कर रखी थी, इसका मतलब ये कोई बड़े शासक नहीं थे, ये किसी के सामंत थे। और इतिहास मानता है कि गुप्तों ने कुषाण वंश के अधीन शासन किया था। प्रश्न निकल सकता है कि गुप्त वंश के प्रारंभिक शासक किस वंश के अधीन शासन करते थे, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि गुप्तों ने जिस वंश के अधीन शासन किया था वो कुषाण वंश था। कुषाणों के अधीन सामंत के तौर पे काम करते थे, इसलिए जो है इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। और ये महाराज की उपाधि जो हमें प्राप्त होती है वो हमें श्रीगुप्त की उपाधि जो है वो प्राप्त होती है। अन्य जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। चीनी यात्री थे, चीनी यात्री भारत में समय समय पे बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आए थे। जैसे हम फायान को जानते हैं, ह्वेनसांग के बारे में जो है हमें पता है, इसी प्रकार एक चीनी यात्री इसी क्रम में आया था जिसका नाम हमें मिलता है इतिसंग। इतिसंग जो है भारत में आए और इन्होंने अपने विवरण में लिखा, जब इनका विवरण पढ़ा जाता है तो वहां लिखा कि इतिसंग लिखते हैं कि चीनी यात्रियों के लिए, कभी चीनी यात्री यहां भारत में पहुंचे थे जिसका नाम था हुई लुन या हुई सुन, यानी कि कोई भी नाम आ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इतिसंग लिखते हैं कि हुई लुन या हुई सुन नामक एक चीनी यात्री भारत में आए थे, तो इनके लिए एक बौद्ध मंदिर बनवाया गया, इनके लिए एक बौद्ध मंदिर का निर्माण किया गया था। और ये बौद्ध मंदिर जो निर्माण किया गया था ये किया गया था नालंदा में, यानी कि नालंदा के अंदर हुई लुन या हुई सुन के लिए एक बौद्ध मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। और ये बौद्ध मंदिर का निर्माण जिस शासक ने किया था वो कोई और नहीं थे बल्कि श्रीगुप्त थे। ऐसा वर्णन जो हमें प्राप्त होता है वो हमें इतिसंग से जो है वो वर्णन जो है वो प्राप्त होता है। नालंदा की अगर हम बात करते हैं, नालंदा को मृग शिखावन कहा जाता है, यानी कि नालंदा का ही दूसरा नाम जो है मृग शिखावन हमें जो है वो प्राप्त होता है। और मृग शिखावन ही नालंदा है। और नालंदा यूनिवर्सिटी अपने टाइम की एक फेमस यूनिवर्सिटी थी जिसको दी ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जाना जाता था, क्योंकि बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी यहाँ पे महायान शाखा की, इसलिए इसको दी ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जानते हैं। और इसी नालंदा में, इसी मृग शिखावन के अंदर जो है बौद्ध मंदिर बना हुआ था और ये बौद्ध मंदिर बनवा रहे थे श्रीगुप्त। ऐसा जो हमें वर्णन दिया गया, ऐसी जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, वो साक्ष्य किसके द्वारा प्रदान किए गए थे, तो वो चीनी यात्री जो है इतिसंग था। प्रश्न बन सकता है किस चीनी यात्री ने श्रीगुप्त का वर्णन किया है। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, हुईलुन, या हमसे पूछा जा सकता है फायान, या हमसे पूछा जा सकता है ह्वेनसांग, या हमसे पूछा जा सकता है इतिसंग। तो इसका जो सही आंसर, सही उत्तर जो रहेगा वो यही रहेगा कि श्रीगुप्त की जानकारी जो प्रदान की गई थी वो हमें जो है इतिसंग के द्वारा जो है वो प्रदान की गई थी। यानी कि ये जो है कोई बड़े राजा नहीं थे, लेकिन गुप्तों के जो जनक माने जाते हैं वो अगर हम कहें तो श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के बाद में दूसरे शासक की जब हम बात करते हैं तो दूसरे शासक हमें यहाँ पे मिलते हैं जिसका नाम हमें मिलता है घटोत्कच। घटोत्कच की अगर हम बात करें तो इनका समय जो हमें मिलेगा वो हमें 280 से लेकर के और 319 ईस्वी तक मिलता है। श्रीगुप्त के ही पुत्र थे घटोत्कच। लेकिन जब आप महाभारत का अध्ययन करते हैं तो वहां भी घटोत्कच नामक एक शख्स का नाम आता है जो पांडुपुत्र भीम और हडिम्बा के पुत्र थे, लेकिन वो महाभारत काल में घटोत्कच थे। यहाँ पे जो घटोत्कच हैं ये गुप्त काल में है और ये जो है श्रीगुप्त के जो है वो पुत्र हैं। इनके बारे में हमें ज्यादा साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं।
इनके बारे में हमें ज्यादा जानकारियां जो है वो प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि घटोत्कच की उपाधि भी महाराज की उपाधि थी, यानी कि इन्होंने भी कोई अन्य उपाधि धारण नहीं की थी। इनकी उपाधि भी जो हमें प्राप्त होती है वो भी कौन सी उपाधि थी, तो इनके पास भी महाराज की उपाधि थी। दो शासक हो चुके हैं जिनके पास एक ही उपाधि थी, महाराज की उपाधि श्रीगुप्त के पास थी और महाराज की उपाधि ही घटोत्कच के पास थी। इसका मतलब ये भी कोई बड़े शासक नहीं थे। लेकिन अगर हम घटोत्कच के बारे में थोड़ा सा अध्ययन और करते हैं तो जब हम पढ़ते हैं सुप्रिया का अभिलेख, सुप्रिया का अभिलेख, सुप्रिया का अभिलेख जब हम पढ़ते हैं या जब हम पूना ताम्र पत्र देखते हैं, पूना ताम्र पत्र, कल हमने इस पे बात की थी कि पूना ताम्र पत्र की रचना जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार एक और ताम्र पत्र मिलता है जिसका नाम हमें मिलता है रिद्धपुर ताम्र पत्र, रिद्धपुर ताम्र पत्र। रिद्धपुर ताम्र पत्र की बात करें, पूना ताम्र पत्र की बात करें या सुप्रिया के अभिलेख की बात करें, यहां इन तीनों में बात लिखी गई है कि गुप्त वंश की वंशावली, कि जो गुप्त शासक थे, गुप्त वंश की जो वंशावली थी, ये जो शुरू हुई थी, ये किसी अन्य पुरुष से नहीं बल्कि घटोत्कच से जो है शुरू हुई थी। घटोत्कच से जो है शुरू मानी जाती है वंशावली की। फिर इसका मतलब ये हुआ कि इन अभिलेखों के आधार पे, इन ताम्र पत्रों के आधार पे गुप्त वंश का पहला पुरुष कौन था? घटोत्कच। लेकिन जब हम देखते हैं कि इन सब से पहले रचना की गई थी प्रयाग प्रशस्ति की, और प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी समुद्रगुप्त के काल में। समुद्रगुप्त के काल में जब प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी तो इसमें पहले ही वर्णन कर दिया था कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कोई और नहीं बल्कि श्री गुप्त थे। अगर हमसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि गुप्तों के संस्थापक कौन थे, तो इसका सीधा सीधा एक ही उत्तर रहेगा कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। घटोत्कच के बाद की बात करें, कोई बड़े शासक नहीं थे। इसके बाद में अगर हम इनके अगले शासक की बात करते हैं तो अगला शासक जो हमें प्राप्त होता है उसी का नाम हमें मिलता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की अगर हम बात करें तो इनका समय हमें मिलता है 319 बीस से लेकर के और 350 ईस्वी तक। 319 बीस से लेकर के 350 ईस्वी तक अब जो यहाँ के राजा रहेंगे वो कौन है? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गुप्त काल का वास्तविक समय 319 बीस से शुरू होता है और चंद्रगुप्त प्रथम का समय भी 319 बीस से जो है वो प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब यहां से वास्तविक सत्ता जो है वो गुप्तों की क्या हो गई थी? प्रारंभ हो गई थी। इनका पहला स्वतंत्र राजा अगर हमसे पूछा जाए कौन था तो वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमसे बात की जा सकती है कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे। प्रश्न बदल जाएगा, जैसे जैसे प्रश्न की भाषा, प्रश्न की पूछने का तरीका बदलेगा वैसे वैसे उसका आंसर भी जो है वो बदल जाएगा। अब प्रश्न पूछा गया है गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो गुप्त वंश का अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 बीस में 319 बीस में राज सिंहासन पर बैठते समय, राज सिंहासन पर बैठते समय यहां पे एक संवत शुरू कर दी थी और उसी का नाम हमें मिलता है गुप्त संवत। गुप्त संवत जो है वो 319 बीस में शुरू की गई थी और 319 बीस में इनकी शुरुआत कर रहे थे चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन किस उपलक्ष्य में शुरू किया था तो हमें पता होना चाहिए कि राज सिंहासन पे बैठते समय चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 बीस में गुप्त संवत की जो है वो शुरुआत कर दी गई थी। इसके साथ ही हमें थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। नोट में अगर हम बात रखें, एक अरब यात्री थे
जिनका नाम हमें मिलता है अल बरूनी। अल बैरूनी, अल बरूनी जो अरब से कभी भारत आई थी, इन्होंने लिखा था शक संवत। शक संवत, शक संवत की अगर हम बात करें तो शक संवत शुरू किया गया था 78 ईस्वी को, और इसको जो शुरू कर रहे थे उस राजा का नाम था कनिष्क। कनिष्क जो है, कनिष्क के द्वारा जो है शुरू किया गया था। कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे। कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी 78 ईस्वी को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी 319 या 320 में। तो अल बरूनी लिखते हैं कि इन दोनों में जो अंतर रहता है वो 241 वर्ष का अंतराल पाया जाता है, यानी कि 240 वर्ष का जो है वो अंतर इन दोनों के बीच में रहता है। ऐसा वर्णन जिस अरब यात्री के द्वारा किया गया था वो कौन थे? तो वो अल बरूनी थे। चंद्रगुप्त की अन्य बातों में देखें, चंद्रगुप्त एक बड़े राजा के तौर पे उभर रहे थे, गुप्तों को स्वतंत्र तौर पे जो है स्थापित कर रहे थे। चंद्रगुप्त ने वैवाहिक संबंध बनाए। चंद्रगुप्त के द्वारा जो है वैवाहिक संबंध जो है वो स्थापित किए गए थे, और वैवाहिक संबंध इन्होंने जो स्थापित किए थे वो लिच्छवी वंश के साथ में जो है शुरू किए थे, या हम कहें लिच्छवी वंश के साथ में जो है इन्होंने वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किए थे। लिच्छवी वंश की एक राजकन्या है जिसका नाम इतिहास में मिलता है कुमार देवी। कुमार देवी जो लिच्छवी वंश की राजकन्या थी, और इस कुमार देवी के साथ में इस चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त का जो है विवाह हुआ इसके साथ में, और विवाह की जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं सिक्कों से। सिक्कों की अगर हम बात करें, इस विवाह के जानकारी देने के लिए हमें एक सोने का सिक्का मिलता है, और उस सिक्के का नाम हमें मिलता है राजा रानी सिक्का। राजा रानी सिक्का, इसी राजा रानी सिक्के को कहा जाता है विवाह प्रकार का सिक्का। विवाह प्रकार का सिक्का, इसी को कहा जाता है लिच्छवी सिक्का, यानी कि लिच्छवी सिक्का भी इसको जो है कहा जाता है। और इस विवाह प्रकार के सिक्के से, लिच्छवी सिक्के से, या हम कहें राजा रानी सिक्के से, जो वास्तव में सोने का सिक्का था, इससे इस बात की जानकारी उपलब्ध होती है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, और ये वैवाहिक संबंध स्थापित किया था कुमार देवी के साथ में। जब चंद्रगुप्त ने कुमार देवी के साथ में विवाह कर लिया तो इनको एक राज्य प्राप्त हुआ, और इनको जो राज्य प्राप्त हो रहा था वो राज्य मिला था, या वो क्षेत्र मिला था वैशाली का क्षेत्र। आज तक कभी नहीं पूछा गया है कि कुमार देवी के साथ विवाह करने पे चंद्रगुप्त को कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ था। वैशाली का क्षेत्र जो है इनको प्राप्त हुआ, और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, और अब इन्होंने अपने आप को कहा था महाराज धीराज। महाराज धीराज की उपाधि जो है वो धारण कर ली थी, और महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाले गुप्तों के पहले राजा अगर कोई थे तो वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, यानी कि पहले वाले रहे महाराज। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि हम महाराज नहीं, हम तो महाराजाओं के भी महाराजा हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने आप को कहा था महाराज धीराज। ऐसी जो है वो हमें जानकारियां मिलती हैं। नोट में हमें बात याद होनी चाहिए, नोट में हमें बात याद होनी चाहिए कि हेमचंद्र राय चौधरी, जिन्होंने गुप्तों के बारे में लिखा था कि गुप्त ब्राह्मण जाति से संबंधित थे, हेमचंद्र राय चौधरी लिखते हैं कि इस प्रकार वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम इस प्रकार जो है अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, इसलिए इनको मगध का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। मगध का द्वितीय संस्थापक जो है वो कहा जाता है। ये बात जो कही गई थी चंद्रगुप्त के लिए, ये बात कह रहे थे हेमचंद्र राय चौधरी। इससे पहले हर्यंक वंश के एक राजा हुए थे बिंबिसार। बिंबिसार ने भी वैवाहिक संबंध स्थापित करके
अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनको मगध साम्राज्य का प्रथम संस्थापक कहते हैं। इसी नक्शे कदम पे चले चंद्रगुप्त प्रथम, तो इनको हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा मगध साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक। इसी प्रकार अन्य बात देखें तो इतिहास में वर्णन मिलता है A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव जो है वो लिखते हैं कि इनके द्वारा जो है रजत मुद्रा शुरू की गई थी। यानी कि कभी पूछा जाए, वैसे तो चांदी के सिक्के गुप्तों में बड़े पैमाने पे शुरू किए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, लेकिन A.L. श्रीवास्तव लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि सबसे पहले गुप्तों में जो रजत मुद्रा, चांदी की मुद्रा शुरू की गई थी, वो जो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही शुरू की गई थी। प्रिय दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने 3 राजाओं के बारे में पढ़ लिया। आप ध्यान से इसका अध्ययन करते रहें, ये आपको किसी न किसी परीक्षा में पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हम अगले जो शासक रहेंगे समुद्रगुप्त, उनको जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।